Hi friends, listen, I think today or tomorrow your examination date means those who are going to appear in BST examination. So maybe come today or tomorrow. So you have to do hard work and you have to prepare. At least I think you prepared each and everything, but you have to requirement among up all the things according to your previous knowledge whatever you read. And I think this topic is very important each and every examination, financial decision. So today एक बार मैं फिर यहाँ पे बिजनेस स्टडी क्लास 12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो मीन सेकेंड वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के आ रहे हैं. और इन दिस चैप्टर मीन्स प्रीवियस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द financial management, role of financial management. So here financial decision. Now in this chapter financial decision हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस क्या होती है. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन. सो लिसन, ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है ये आया कहाँ से है. तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा हुआ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें हम लोगों ने ये देखा था इफिशिएंट एक्टिलाइजेशन ऑफ फंड एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज वेल एज इफिशिएंट डिस्पोजल एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस. तो एक चीज़ देखिए, फर्स्ट वाले में इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड मीन्स कहाँ से किस तरह से हमको फंड को रेज करना है, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन. ये वहां से आया, ठीक, ये फाइनेंशियल डिसीजन वहां से आया. इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड यानी फंड को कहाँ कैसे हमको इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, इफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, दैट इज डिविडेंड डिसीजन. ये आया वहीं से है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिफिनीशन से. तो लिसन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन. देयर आर 3 फाइनेंशियल डिसीजंस. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंशियल डिसीजन, थर्ड डिविडेंड डिसीजन. Now listen, it is the most important topic in the view of your examination, board examination, each and every board examination. Maximum time the related questions and case studies are failed. So here first investment decision. Listen, मैं आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बताने जा रहा हूँ. इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगा. यहाँ पे आप एक काम कीजिए, बस अब देखते जाइए इन चीज़ों को. इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है? और फाइनेंशियल डिसीजन विच इज कंसर्न विथ हाउ द फंड आर invested in the different assets is known as investment decision. Means financial decisions के उन कंसर्न में जिसमें ये बताया जाता है कि फर्म को अपने फंड्स को किस तरह से किस एसेट्स में, क्योंकि हमको पता है कि हमारे बिजनेस में 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, एक फिक्स एसेट्स, एक करेंट एसेट्स. तो हमको किस तरह से अपने फंड को एसेट्स में, डिफरेंट टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नाउ लिसन, इट कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस के नाम से भी जानते हैं एंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस को हम लोग वर्किंग कैपिटल डिसीजन के नाम से जानते हैं. सो हियर capital busting decision or long term decision, investment decision involve huge amount of long term investment and are irreversible except at a huge cost. मीन्स अब इसका मतलब देखिए क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कैपिटल वर्किंग डिसीजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, जिसके वजह से इसको कैपिटल वर्किंग डिसीजन भी जानते हैं. और इसको ये इरिवर्सिबल होता है, यानी अगर डिसीजन लिया गया तो बिना कास्ट को इन्वॉल्व किए इसको वापस नहीं लिया जा सकता. जैसे रिप्लेसिंग ऑफ मशीनरी. अगर कंपनी में एक मशीन है, अगर किसी टेक्नोलॉजी के चेंजिंग की वजह से या किसी
कारणवश उसको रिप्लेस करके नई मशीन लाना है, तो अगर कंपनी में हैवी मशीनरी है तो अमाउंट भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अब उसको लगा लिए, फिर अब ये कहें कि नहीं नहीं हटाओ, अब ये कंपनी का ये मशीन नहीं है, अब दूसरी मशीन चाहिए हमको। तो वही चीज़ विदाउट यहाँ पे लिखा है कि इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एज ए ह्यूज कॉस्ट रिप्लेसिंग द मशीनरी ओपनिंग मीन्स ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। अब देखो एक नया ब्रांच खोलना है, एक कंपनी के पास एक ब्रांच थी, एक ब्रांच और सोच रही खोलने में। ब्रांच खोलना एक तरह का समझो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ना है, पता नहीं ब्रांच की वो सक्सेस होगी या नहीं होगी, क्या होगा, मीन्स इरिवर्सिबल होने के लिए ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कैपिटल वर्किंग डिसीजन। अब देखो शॉर्ट टर्म डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन आर आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन विच affect day-to-day working of a business. It include the decision about the level of cash inventory and receivable. Means बिजनेस में जो डे टू डे बिजनेस के वर्क को अफेक्ट करता है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है। इसमें क्या शामिल किया जाता है, इट इंक्लूड डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ कैश, मतलब बिजनेस में कितना कैश रखा जाए, कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी, मटेरियल इन्वेंट्रीज कितनी रखी जाए, इन्वेंट्री और जो हमारे डेटर्स हैं उनसे कितने दिन में हमको रिसीवेबल अपने रिसीव करने हैं अमाउंट्स। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये सारे डिसीजन किस में आते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन में आते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, ठीक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल वर्किंग डिसीजन क्या होता है, और फिर हमने देखा वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होता है। तो मेरे हिसाब से आपको अब वर्किंग कैपिटल डिसीजन और कैपिटल वर्किंग डिसीजन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही बिहेवियर टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, और बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आपके एग्जाम में आपको एनसीईआरटी से अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगी, ठीक। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद देखिए अब आता है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल वर्किंग डिसीजन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल वर्किंग डिसीजन को। तो यहाँ पे फर्स्टली विषय कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, कितने की खर्च होगी, ये कैश फ्लो प्रोजेक्ट है। सेकंड है रेट ऑफ रिटर्न, उससे रेट ऑफ रिटर्न यानी क्या, जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस पर रिटर्न क्या आएगा, ज़्यादा आएगा कम आएगा। किसी एक प्रोजेक्ट है, दो प्रोजेक्ट है ए एंड बी, दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करेंगे, जिसमें रिटर्न ज़्यादा आएगा जनरली, अगर उसमें रिस्क कम है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस उसमें अमाउंट लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है, तो ये हमारे फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल वर्किंग डिसीजन थे। अब हमारा ये फर्स्ट टॉपिक हमने क्या किया, कवर किया, जिसमें हमने देखा कि कौन के इन्वेस्टमेंट डिफरेंट एसेट्स में ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, कैपिटल वर्किंग में इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमने देख लिया। नाउ फाइनेंसिंग डिसीजन, दिस इज द सेकेंड डिसीजन हियर। It's relate to the amount of financing. It's relate to the amount of financing to be raised from various long-term source and short-term source are studied under the working capital management. The main source of fund are owners fund and borrowed fund, that is equity shareholders, and we can say that debenture or other debt. सुनो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में नाम से क्लियर है कि फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। यानी अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ऐसे सिचुएशन में किस फंड से, जो जबकि हमको पता है कि कंपनी में जो कैपिटल लगते हैं या जो भी अमाउंट लगते हैं वो दो सोर्स से लगते हैं, या तो क्या ओनर फंड्स या तो बारोड फंड। तो यहाँ पे वही डिसीजन लिया जाता है कि जो वेरियस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्स हैं हमारे पास, उनमें से कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में किस फंड से रेज करे। द मेन सोर्स, यहाँ पे जो मेन सोर्स है वो दो है, ओनर्स फंड दैट इज इक्विटी शेयर एंड शेयर होल्डर्स फंड, वी कैन से दैट शेयर होल्डर्स फंड, एंड बारोड फंड दैट इज डेब्ट एंड डिवेंचर, वी कैन से डिवेंचर एंड अदर लोन।
सो यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन में हमको क्या करना होता है कि ये डिसीजन लेना होता है कि जो हमारे पास वेरियस सोर्स अवेलेबल हैं फंड रेज करने के, जैसे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, उनमें से हम किस सोर्स से रेज करें। और ये मेनली हमारे पास दो हैं, ओनर फंड एंड बारो फंड। हम क्या करेंगे एग्जाम में, ओनर फंड को भी एक्सप्लेन कर लेंगे, बारो फंड को भी एक्सप्लेन कर लेंगे। ये हमारा फाइनेंशियल डिसीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट रहेगा। देन आफ्टर फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इसको जो अफेक्ट करने वाले हैं, पहला कॉस्ट। अब कॉस्ट का मतलब क्या कि जो फंड है उसका कॉस्ट क्या होगा, इसमें फंड में रिस्क ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको रेज नहीं करेंगे, रिस्क कम वाला जो इसमें कम रिस्क होगा उससे रेज करेंगे। फ्लोटेशन कास्ट, ये 1 नंबर में कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लोटेशन कास्ट। तो यहाँ पे फ्लोटेशन कास्ट का मतलब यहाँ पे तो ये है कि जिस फंड का फ्लोटेशन कास्ट कम होता है उस फंड को ज़्यादा रेज करना अच्छा होता है, ठीक। और जनरली क्या होता है, फ्लोटेशन कास्ट इज द कास्ट इनकर्ड फॉर द रेजिंग फंड। तो मतलब अगर फंड को रेज करने का जो भी एक्सपेंस आता है वही फ्लोटेशन कास्ट होता है। इसको आप लोग 1 नंबर के लिए तैयार जरूर कर लीजिएगा। कैश फ्लो पोजीशन, आप कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, ये भी इस फैक्टर्स को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद फिक्स्ड ऑपरेटिंग कास्ट, अगर किसी बिजनेस का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कास्ट ज़्यादा है तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, डेप्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डेप्ट भी यूज करेगा फाइनेंसिंग कास्ट और उसका बिजनेस का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कास्ट भी ज़्यादा, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंसेस मीन्स, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये भी अफेक्ट करेगा। तो डेप्ट कम यूज करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। फिर है कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर बिजनेस चाहता है कि उसके बिजनेस पे ज़्यादा कंट्रोल न हो तो उसको इक्विटी शेयर कम इश्यू करना चाहिए, ठीक। तो एक काम कीजिएगा, आप इन चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने बता दिया कि जिसका कॉस्ट कम होता है उसको रेज करना चाहिए। जैसे मान लो डेप्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट हमको पेड करना पड़ेगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के जगह पे क्या है, हमको अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक। रिस्क डिविडेंड में हम लोग डेप्ट के केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पेड करना होता है, नहीं पेड करेंगे तो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक तरह का रिस्क क्रिएट होता है, जबकि डिविडेंड अगर पेड नहीं करते तो हमारा रिस्क कम होता है, ठीक। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग था। अब देखो ये तो हमारे 2 टॉपिक कवर हुए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ डिविडेंड डिसीजन, द थर्ड important decision that every financial manager has to take relate to the distribution of dividend। means फाइनेंशियल मैनेजर के पास ये थर्ड इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि वो कितना प्रॉफिट का हिस्सा क्या करे, एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को दे। अब ये डिविडेंड देने की बात हो रही है तो डिविडेंड होता क्या है, अभी जस्ट मैंने बोला कि डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक। एंड this decision involve here how much of the profit earned by the company after paying interest and after paying tax is to be distributed to the shareholder। मीन्स इस डिसीजन में, इसमें यानी डिविडेंड डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट पेड करने के टैक्स पेड करने के बाद क्या अमाउंट बच रहा है उनके शेयर होल्डर्स के लिए, तो जो बचेगा वही क्या होता है, डिविडेंड होता है। यानी यही डिसीजन, इसमें ये डिसीजन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, दिस डिसीजन इन्वॉल्व हियर हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को कितना बांटा जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने पहले में पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि किस एसेट्स में कितना अमाउंट कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। फाइनेंसिंग डिसीजन का कंक्लूजन अगर कहें तो सिंगल लाइन में ये कह सकते हैं कि फंड कंपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो किस सोर्स से, वेरियस सोर्स जो अवेलेबल है, किस सोर्स से रेज
करे, और वो सोर्स कौन कौन से हैं हम लोगों ने देख लिया ओनर्स फंड एंड बाकी। नाउ लिसन, थर्ड में पढ़ा हम लोगों ने कि कंपनी के पास टैक्स कितना डिविडेंड प्रॉफिट एज डिविडेंड बांटे। समटाइम क्या होता है, एक पार्ट और होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कैन नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल अमाउंट एज अ डिविडेंड, ही कैन बी री इन्वेस्ट द प्रॉफिट इन बिजनेस एज अ रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे उसको भी कंसिडर किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के पास प्रॉफिट हुई और पूरा का पूरा डिविडेंड एज ए बांट देगी। समटाइम कंपनी kept the amount as a retained earning and they are reinvested in their business. So now factor affecting dividend decision. अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे डिविडेंड डिसीजन को, तो लिसन, अर्निंग में अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो डिविडेंड अच्छा जाएगा, यानी हाई रेट से पेड करेगा, अर्निंग कम है तो लो रेट से पेड करेगा। सो हियर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, इफ कंपनी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मीन्स हिज अर्निंग कैपेसिटी इज स्टेबल देन ही हैव टू पे द dividend as a normal rate. Stability of dividend, if a company want to pay the dividend in instant, हमेशा पेड करना चाहती है। अगर किसी के सिचुएशन में लॉस हो रहा है, मतलब क्या, स्टेबिलिटी अर्निंग में अगर थोड़ा सा, अगर मान लो किसी साल प्रॉफिट, स्टेबिलिटी अर्निंग की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कंपनी के पास हर साल 10 लाख की प्रॉफिट होती थी, उसमें से 6 लाख कंपनी क्या करती थी, एज ए डिविडेंड बांटती थी। किसी लाख 12 लाख हो जाए, किसी ईयर ने 12 लाख की प्रॉफिट हो जाए तो क्या कंपनी को अधिक बांट देना चाहिए? ऐसा कंपनियां नहीं करना चाहती। क्यों? मे भी अगले साल कुछ कम हो जाए तो कम देंगे, तो अच्छी बात थोड़ी होगी। हम अगर कंसिस्टेंटली 10% बांटते आ रहे हैं तो क्या एक साल कम हो जाएगी तो 8% कर देंगे, एक साल अधिक हो जाएगी 12, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मीन्स उसमें से कुछ पार्ट रख लेंगे। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, नाउ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज भी अफेक्ट करता है। कितना अफेक्ट, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की ग्रोथ के लिए अमाउंट चाहिए तो रिटेन अर्निंग एज डिविडेंड पूरा पैसा बांट नहीं सकते, रखना पड़ेगा। ठीक, कैश फ्लो पोजीशन है, शेयर होल्डर्स प्रीफरेंस है, किस टाइप से है, टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्सेशन पॉलिसी की बात हो रही है, अगर क्या है डिविडेंड पे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, ज़्यादा पेड करना है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, डिविडेंड नहीं ज़्यादा रेट से नहीं, हाइयर रेट से नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स को लॉस हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा पेड करना पड़ेगा, इस वजह से उसको रिटेन अर्निंग की तरह यूज कर लेनी चाहिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ here investment decision, financing decision and dividend decision, I am written heading here, you have to mug up all the things. I think you have to learn easily whatever I want to explain you, and whatever I explain you, or you can, if you like the video or if you understand, so like and comment please, and in next video we are going to talking about the financial planning.